हेलो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी को। इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हम एक एक करके सारे कंसेप्ट को पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़े चार्ज के बारे में, फिर हम पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को, फिर हम पढ़े इलेक्ट्रिक करंट को, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट को, फिर हम पढ़े ओम्स लॉ को, और उसके बाद पढ़े फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। और अब बारी है इस लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी को। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें पढ़ना है इस लेक्चर में रेसिस्टिविटी टॉपिक को। तो रेसिस्टिविटी को समझने के लिए जरा सा हम पीछे जाते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में जहां पे हम डिस्कस किए थे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। तो वहां पे हम 4 पॉइंट को डिस्कस किए थे कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे हमारे कंडक्टर में, कंडक्टर कहने का मतलब हुआ वायर, तो हमारे वायर में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी कि हमारे वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कैसे करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक साथ में, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी होंगे, और जब आपस में टकराते होंगे तो उनका जो फ्लो है उस फ्लो में कुछ रुकावट पैदा होता होगा, कुछ बाधा उत्पन्न होता होगा, उसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये हमारा कंडक्टर रहा। ठीक है, कंडक्टर यानी कि वायर, जो हम अपने घरों में वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का वायर हुआ, कॉपर का वायर हुआ, तो ये रहा हमारा, मान लीजिए कॉपर का वायर, और यहां पे हम लगा दिए एक बैटरी। ठीक है, अब देखिए ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा निगेटिव टर्मिनल। यहां पे कंडक्टर में, हमारे वायर में, हमारे तार में क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो कुछ भी है इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ये हम बात किए थे डायरेक्शन ऑफ करंट में, कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव होता है, लेकिन जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो करता है निगेटिव से पॉजिटिव में। तो ये तो हम करंट में डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव हमारा क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आप भीड़ में चलते हो, मान लो कि कुंभ के मेला में जा रहे हो, आप बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, आप भीड़ में चल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप चल रहे हो, इधर भी टकराओगे, इधर भी टकराओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और जब आप टकराओगे तो क्या होगा, रुकावट पैदा होगा, आपके फ्लो में रुकावट पैदा होगा, और इसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं, इसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक साथ फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत सारे फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी होंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते होंगे, और जब टकराते होंगे तो इनके फ्लो में कुछ रुकावट पैदा होता होगा, कुछ बाधा उत्पन्न होता होगा, उसी बाधा, उसी रुकावट को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टिविटी नहीं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अभी हम रेसिस्टिविटी पे नहीं आए हैं। तो ये तो बात रहा हमारा रेसिस्टेंस का। ये किसका बात रहा, रेसिस्टेंस का बात रहा। लेक्चर 6 में हम बोले थे कि ये जो रेसिस्टेंस होता है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ पे, दूसरा क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है कि जब हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाता है। यानी कि मान लो ये रहा हमारा कॉपर का वायर, इतना वायर रहा, तो इस वायर में जब हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो मान लो इसका कुछ रेसिस्टेंस हुआ। जब इसी वायर को हम डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो पहले रेसिस्टेंस था वो डबल हो जाएगा। तो लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, वहां पे हम डीपली डिस्कस किए हैं, इस चीज को समझाएं कैसे क्या होगा। यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जो होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि डायरेक्ट रिश्ता,
दो तरह का प्रोपोर्शनलिटी होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का यह मतलब हुआ कि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इस साइन से दिखाते हैं। इस साइन को जब आप देखिएगा तो ये समझिएगा कि ये जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, यानी कि जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। जब आप लेंथ को डबल कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को आप 3 टाइम बढ़ा दीजिएगा तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम बढ़ जाएगा, लेंथ को अगर 4 टाइम बढ़ा दीजिएगा तो रेसिस्टेंस भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, लेंथ को अगर आधा कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो पहला जो फैक्टर था वो रेसिस्टेंस का क्या था, लेंथ था, कि लेंथ डबल होगा तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा, यानी कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि ये जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम ऐसे लिख दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का क्या मतलब हुआ कि ये हमारा हुआ वायर, हमारा तार, ठीक है, जहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा लेंथ हो गया। तो लेंथ समझ गए कि लेंथ डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है तार में, जो ये वाला पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम लेंथ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थिकनेस से समझ सकते हैं, मोटाई से समझ सकते हैं। यानी कि जब तार का मोटाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, जब तार का मोटाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और तार का जब मोटाई कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यानी कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यानी कि एरिया बढ़ेगा, आप देखेंगे कि जब हम मेन जो वायर आता है आपके घर में, वो तार क्या होता है, मोटा होता है, क्योंकि अगर वहां पे हम पतले तार को यूज कर देंगे, पतले तार को यूज करेंगे, और वहां पे जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जब पतले तार को यूज करेंगे और वहां पे जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट का फ्लो कम हो जाएगा। आपको पता है ये ओम्स लॉ में हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को, इस चीज को हम ओम्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। आप जब भी लेक्चर देखिए तो सीरीज में देखिए, क्योंकि यहां पे मान लीजिए लेक्चर नंबर 7 है, तो इस लेक्चर में जो कुछ भी हम बात करेंगे कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस हम लेक्चर नंबर 5 से लेंगे, 6 से लेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस कर दिए हैं। फिर वहां से हम आपको पूछेंगे कि उस लेक्चर में हम इस चीज की बात किए थे, तब आपको समझ में आएगा। तो लेक्चर को सीरीज में देखा करिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ में इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके घर में जो मेन वायर है वो वायर पतला हो जाए, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाए, यानी कि जो उसका मोटाई है वो कम रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका करंट का फ्लो कम हो जाएगा। और मान लीजिए आपके घर के मेन वायर में ही कम करंट फ्लो करेगा, तो आपके घर में बाकी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कैसे काम करेंगे। इसीलिए जो घर का मेन वायर होता है उस वायर को हम मोटा रखते हैं। इसलिए मोटा रखते हैं कि जब वायर मोटा होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, मोटा होगा, थिकनेस होगा उसका। तो जब मोटा होगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब हमारा रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो अब समझ में आ गया कि आपके घर में जो मेन वायर होता है उसको हम मोटा क्यों रखते हैं। तो ये देखिए, इसीलिए रखते हैं क्योंकि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, यानी कि तार का जब मोटाई बढ़ता है तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और जब रेसिस्टेंस कम होता है तो करंट का फ्लो ज्यादा होता है। अभी हमें बस यहीं पे रहना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा दिए तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जो आर है वो ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है, यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है आर का एल के साथ, यानी कि एल बढ़ा तो आर भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ डबल तो रेसिस्टेंस डबल। यहां पे आर के साथ क्या है, उल्टा रिलेशन है, 1/a लिखे हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एरिया बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया घट जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं
हैं। मान लीजिए इसको मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को कंबाइन करिएगा तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं और जब इसको फॉर्मुलेट करते हैं, जब इसको फॉर्मूला में चेंज करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं, और वहां पे इक्वल के साइन लगाने के लिए हम इसको हटा के एक कांस्टेंट को लगाते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन रहा फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और आपको मिल गया R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ओम्स लॉ में भी पढ़े थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब इसको चेंज किए थे तो V इज इक्वल टू RI किए थे। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटा के इक्वल किए थे और हटाने के लिए एक रेसिस्टेंस लगाए थे। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल लगाए थे और हटाने के लिए हम R कांस्टेंट को लाए थे। ठीक है, R क्या है, रेसिस्टेंस है। वैसे ही यहाँ पे भी जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक कांस्टेंट को लाएंगे और वो कांस्टेंट है रो। वो कांस्टेंट क्या है, रो L बाई ए। तो हमें यहां से एक फॉर्मूला मिला रेसिस्टेंस का। तो फॉर्मूला क्या मिला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये रो क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये R समझ गए कि क्या होता है, R तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। L क्या है, लेंथ है, लेंथ है। A क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सवाल उठता है कि ये रो क्या है, ये रो क्या है। तो ये रो है रेसिस्टिविटी। ये रो क्या है, ये रो है रेसिस्टिविटी। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखिए, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमें क्या निकला, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रो L बाई ए के। अब ये रो क्या है, ये रो है रेसिस्टिविटी, और इसी को समझना है कि ये भाई रेसिस्टिविटी क्या है। तो इसको हम रब करते हैं और रेसिस्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें फॉर्मूला जो निकला वो क्या निकला, R रो L बाई ए। अब देखिए हम इस रो को समझते हैं, रेसिस्टिविटी को समझते हैं। जब हम फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस बताए थे तो वहां पे तो ये दो पॉइंट डिस्कस किए थे कि लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। दो और पॉइंट पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वो तीसरा पॉइंट क्या है, दो पॉइंट तो ये डिस्कस कर लिए, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भी साइड कर लेते हैं, दो तो अभी हम देख लिए L और A का। तो जो तीसरा है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। और वहां पे हम एक एग्जांपल लेके समझाए थे कि जैसे ही आपका मटेरियल चेंज होगा, यानी कि कंडक्टर चेंज होगा, आप मान लीजिए एल्युमिनियम का वायर यूज किए और आप चेंज करके कॉपर का वायर यूज किए, तो जैसे आप मटेरियल चेंज करेंगे वैसे हमारा रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आप वहां पे ये एग्जांपल लिए थे कि एक कॉपर का वायर लिए आप, ठीक है, एक कॉपर का वायर ले लिए आप, मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर वायर ही है, ये है 1 मीटर का, और इसका मोटाई जो है, जो थिकनेस है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। और दूसरा हम निक्रोम एलॉय ले लिए, निक्रोम एलॉय, ठीक है, निक्रोम एलॉय ले लिए, और इसका भी क्या है, 1 मीटर का तार है, और इसका जो मोटाई है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास दो तार है, पहला तार है कॉपर का, तो इसका लेंथ भी इसके साथ सेम है, पहला तार कॉपर का है, दूसरा है निक्रोम का, तो इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, और इन दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो तार का मोटाई है वो सेम है। यानी कि हमारे पास दो तार है, एक तार है कॉपर का, एक तार है कॉपर का, मान लीजिए हमारे पास दो तार है, दोनों तार का लेंथ सेम है, ये रहा कॉपर का तार और ये रहा निक्रोम एलॉय का तार। अब ये तार का जो मोटाई है वो मोटाई भी इसके साथ सेम है,
यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तार का सेम है। एक तार है कॉपर का, एक तार है क्या, निक्रोम एलॉय का। और जब हम इनमें से करंट पास कराएंगे, जब इनमें से हम करंट को फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे, तो हमने ये चीज देखा कि जो निक्रोम एलॉय में रेसिस्टेंस है, जो निक्रोम एलॉय में रेसिस्टेंस है, वो कॉपर में जो रेसिस्टेंस है उससे 60 गुना से ज्यादा है, मतलब 60 प्लस मोर टाइम। ये क्या है, 60 गुना ज्यादा है। यानी कि निक्रोम एलॉय में जो रेसिस्टेंस है वो कॉपर से 60 टाइम ज्यादा है, यानी कि 60 गुना ज्यादा है। अब देखिए, कॉपर में रेसिस्टेंस कम है, कॉपर में रेसिस्टेंस कम है, और निक्रोम एलॉय में कॉपर से 60 टाइम ज्यादा है, 60 गुना ज्यादा है। अब 60 गुना ज्यादा रेसिस्टेंस है, इतना ज्यादा रेसिस्टेंस है इसमें कि जब आप करंट को फ्लो कराइएगा तो करंट का फ्लो कम होगा। तो कॉपर के वायर में करंट का फ्लो ज्यादा होगा, निक्रोम एलॉय में करंट का फ्लो कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि यहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा है। अब एक बात बताइए, आपके घर में अगर तार यूज करना है तो कौन सा तार यूज करिएगा, कॉपर का करिएगा कि निक्रोम का करिएगा? बिल्कुल कॉपर का करिएगा, क्योंकि यहां पे रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पे रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा। अब देखिए, दोनों का लेंथ तो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, यानी कि लंबाई और मोटाई दोनों तार का सेम है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि निक्रोम एलॉय में रेसिस्टेंस ज्यादा है, कॉपर में कम है? और ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हम मटेरियल चेंज करेंगे, जैसे हम मटेरियल चेंज करेंगे, हम कंडक्टर को चेंज करेंगे, तो हमारे रेसिस्टेंस में भी फर्क आएगा। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें कैसे पता चला कि निक्रोम एलॉय में जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा है? कैसे पता चला हमें? 1 मीटर का हम निक्रोम एलॉय का तार लिए और 1 मीटर का हम कॉपर का तार लिए, तो हमें कैसे पता चला कि निक्रोम एलॉय में जो रेसिस्टेंस है वो कॉपर से 60 गुना ज्यादा है? तो ये हमें पता चला रेसिस्टिविटी से, ये हमें पता चला रेसिस्टिविटी से। यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है, जो रेसिस्टिविटी होता है वो एक मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जो रेसिस्टिविटी होता है वो एक मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जो ये बताता है कि ये कंडक्टर, ये तार इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेसिस्ट कर रहा है, कितना रोक रहा है, कितना रुकावट पैदा कर रहा है। कभी भी रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेसिस्टेंस क्या कहता है कि यहां पे करंट फ्लो कर रहा है कॉपर के तार में तो रेसिस्टेंस है, निक्रोम एलॉय में हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन रेसिस्टिविटी बोलता है कि जो कंडक्टर है, जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा तार है, कॉपर का तार है, हमारा एल्युमिनियम का तार है, आयरन का तार है, तो ये तार कितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, ये हमारा बताता है रेसिस्टिविटी। यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में डील करता है रेसिस्टिविटी। हम लेंथ को देख लिए, हम एरिया को देख लिए, तो जो नेचर ऑफ मटेरियल, जो तीसरा पॉइंट है जिस पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, वो हमें पता चलता है रेसिस्टिविटी से। जो तीसरा पॉइंट है, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करने पे हमारा रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है रेसिस्टिविटी से। यानी कि रेसिस्टिविटी बताता है कि ये जो कंडक्टर है, जो तार है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेसिस्ट कर रहा है। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लेते हैं। देखिए, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डेफिनेशन से रेसिस्टिविटी, तो जब हम एग्जांपल लेके समझाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी इज ए fundamental property of material that measures
हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उससे हम मेजर करते हैं कि जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेसिस्ट कर रहा है, कितना रेसिस्ट कर रहा है। तो ये रहा हमारा रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन। अब देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने R देखा, R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए। तो यहां से आप निकालिए रो इज इक्वल टू, तो यहां से हम रो इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इधर जाएगा R इधर आएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा R A बाई एल। तो हमारा यहां से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल गया, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, ओम मीटर होता है इसका एसआई यूनिट। तो ये रहा रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन, ये रहा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, और ये रहा रेसिस्टिविटी का यूनिट। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। डेफिनेशन से अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, डेफिनेशन से थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप जब एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसे रब करते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम सिल्वर का। तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी कितना है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू कितना है, वो है 1.60 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। अब इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि हम 1 मीटर का सिल्वर का वायर लिए, 1 मीटर का सिल्वर का वायर लिए, ये रहा सिल्वर का वायर रहा, ये है 1 मीटर का। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। यानी कि हम 1 मीटर सिल्वर के तार को लिए और इसका जो मोटाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जब हम करंट को फ्लो कराएंगे, तो ये सिल्वर का तार जब करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से, तो इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 1.60 इंटू 10 का पावर -8 ओम। क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -8 ओम। अब समझे कि नहीं समझे रेसिस्टिविटी को, यानी कि सिल्वर के तार में रेसिस्टेंस है। अब कितना रेसिस्टेंस है, यानी कि जो सिल्वर कंडक्टर है, वो सिल्वर तार इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, करंट के फ्लो को कितना रेसिस्ट कर रहा है, यह हमें कैसे पता चला, यह हमें पता चला रेसिस्टिविटी से। यह हमें कैसे पता चला, यह हमें पता चला रेसिस्टिविटी से। यानी कि सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी है वो है 1.60 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब हम 1 मीटर सिल्वर के तार को लेंगे और उसका जो मोटाई होगा, यानी कि ये जो पार्ट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर, तो जब उसमें से हम करंट को फ्लो कराएंगे तो वहां पे जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 1.60 इंटू 10 का पावर -8 ओम। ये समझ गए आप।
यानी कि रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चला, ये जो सिल्वर का रेसिस्टिविटी गिवन है, इस रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चल गया कि ये जो सिल्वर का तार है वो कितना ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये जो सिल्वर का तार है वो कितना ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, कितना ओम का रुकावट पैदा कर रहा है। तो कितने ओम का? 1.60 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम। तो ये समझ गए ना कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल है कॉपर का। तो कॉपर का रेसिस्टिविटी कितना है? कॉपर का रेसिस्टिविटी है 1.69 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। 8 ओम मीटर। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 1 मीटर कॉपर का वायर लेंगे, 1 मीटर कॉपर का वायर लेंगे आप, ये रहा कॉपर का वायर और ये है 1 मीटर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो रेसिस्टेंस होगा, वो होगा 1.69 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम का। अब देखिए, कॉपर के रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चला कि जब हम 1 मीटर के तार को लेंगे तो कितना रेसिस्टेंस होगा। सिल्वर के रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चला कि जब हम 1 मीटर का सिल्वर का तार लेंगे तो कितना ओम का रेसिस्टेंस होगा। यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है और वो बताता है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेसिस्ट कर रहा है, यानी कि रेसिस्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेसिस्ट कर रहा है। यहां पे सिल्वर के रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चल गया कि जो सिल्वर का तार है वो 1 मीटर का तार इतना ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, कॉपर का तार इतना ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। अब आपको अपने घर में जब वायर यूज करना होगा तो कौन सा वायर यूज करिएगा? सिल्वर का करिएगा कि कॉपर का करिएगा? सिल्वर में देखिए रेसिस्टेंस कम है, 1.60 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम है, और कॉपर का है 1.69 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम है। तो कौन सा करिएगा? सिल्वर करिएगा। तो सिल्वर करिएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा घर जाएगा इसमें। सिल्वर अगर यूज कर लिए तो पूरा घर चले जाएगा। तो कौन सा वायर यूज करिएगा? कॉपर का वायर यूज करिएगा, क्योंकि सिल्वर इतना महंगा है कि सिल्वर का वायर आप यूज करने लग जाइएगा अपने घर में तो वो मीम्स नहीं है कि तेरा घर जाएगा इसमें, तो वही इसमें घर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा का डिफरेंस है और ये ज़्यादा कॉस्टली है, और रेसिस्टेंस में थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसीलिए हम जनरली जब अच्छे तार का यूज़ करना होता है तो हम कौन सा करते हैं? कॉपर वायर यूज़ करते हैं। कौन सा वायर यूज़ करते हैं? कॉपर वायर यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन का। तो आयरन का रेसिस्टिविटी कितना है? आयरन का रेसिस्टिविटी है 10 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। इसका यह मतलब हुआ कि जब हम 1 मीटर आयरन का वायर लेंगे, 1 मीटर जब आयरन का वायर हम लेंगे, ठीक है, ये रहा आयरन का वायर, ये है 1 मीटर का। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस कितना होगा? 10 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम। ठीक है, यानी कि जो आयरन है, आयरन के रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चला कि ये जो आयरन का तार है वो 1 मीटर का तार कितने ओम का रेसिस्टेंस देगा? 1 मीटर का तार कितने ओम का रेसिस्टेंस देगा? यानी कि रेसिस्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेसिस्ट करता है। तो यहां पे आप रेसिस्टिविटी समझ गए। अब आपके स्क्रीन पे जो रेसिस्टिविटी दिख रहा होगा तो उसमें क्या है? जो प्योर मेटल है उसका रेसिस्टिविटी कम है। फिर उससे ज्यादा किसका रेसिस्टिविटी है? एलॉय का। और सबसे ज्यादा है आपका इंसुलेटर का।
यानी कि जब इंसुलेटर होता है उसका इतना रेसिस्टिविटी होता है, इतना रेसिस्टिविटी होता है कि वो करंट को फ्लो को इतना रेसिस्ट करता है कि करंट उसमें से फ्लो ही नहीं कर पाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ग्लास का। मान लीजिए एक ग्लास का रॉड है, तो ग्लास का जो रेसिस्टिविटी होता है वो कितना होता है, 10 का पावर 10 से 10 का पावर 14 ओम मीटर तक वैरी करता है। तो सोचिए ये इतना ज्यादा है कि ये क्या करता है कि ग्लास का रॉड का रेसिस्टिविटी इतना ज्यादा है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो इतना रोकता है करंट को कि करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है ग्लास के रॉड से। यानी कि मान लीजिए आप 1 मीटर के ग्लास को रॉड लेते हैं, 1 मीटर ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर का ग्लास का रॉड है, तो इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 10 का पावर 10 ओम। अब ये इतना ज्यादा है कि 1 मीटर का जो तार है उसमें इतना रेसिस्टेंस है, यानी कि 1 मीटर का ग्लास का जो रॉड है वो इतने ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इतना ओम रेसिस्ट कर रहा है। अब ये 10 का पावर 10 ओम इतना ज्यादा है कि ग्लास के रॉड से करंट फ्लो करना नामुमकिन है, मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो यहां पे रहा रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए एक चीज पहले ही डिस्कस करा देनी चाहिए थी, वो क्या है, यूनिट के बारे में, कि जो रो है वो रो क्या है, RA/L, ठीक है। तो जो इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ये कैसे आया, ठीक है, ये पहले डिस्कस कराना चाहिए था, छूट गया, अभी देख लीजिए। तो देखिए रो रहा, अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या हुआ, मीटर हुआ। तो ये मीटर इससे कट गया, तो रो का जो यूनिट आया वो क्या आया, ओम मीटर आया। तो यहां से हम यूनिट देखें कि जो रो का यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। यानी कि जो रेसिस्टिविटी है, यहां पे रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो बताता है कि वो मटेरियल जो है, वो कंडक्टर जो है, वो जो वायर है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना रेसिस्ट कर रहा है। तो यहां पे रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, हम फॉर्मूला को देख लिए और कुछ एग्जाम्पल भी देखे हम रेसिस्टिविटी का, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं रेसिस्टिविटी पे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी पे। तो ये न्यूमेरिकल क्या है कि ए कॉपर वायर लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 का पावर -2 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। यानी कि एक कॉपर का वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर और जिसका मोटाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.7 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर, और उसमें जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस इतना ओम है। तो आपको कैलकुलेट करना है उस कॉपर के वायर का रेसिस्टिविटी। अब आप कहिएगा सर आप पहले ही बताए कॉपर के वायर का रेसिस्टिविटी कितना है, 1.69 इंटू 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है वो किसका है, वो है 1 मीटर वायर का। यानी कि 1 मीटर कॉपर का वायर लेंगे और क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा। यानी कि 1 मीटर कॉपर का तार लेंगे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो इतना रेसिस्टेंस होगा, तब रेसिस्टिविटी का वैल्यू इतना होगा, ठीक है, तब रेसिस्टिविटी का वैल्यू इतना होगा। यहां पे जो कॉपर का वायर का लेंथ है वो 2 मीटर है, यानी लेंथ को भी बढ़ा दिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दिया है और आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको रेसिस्टिविटी निकालना है। तो आपको रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू RA/L। और आपको गिवन क्या क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहला क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना गिवन है, 2 इंटू 10 का पावर -2 ओम। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा आपको गिवन है लेंथ। लेंथ है आपका 2 मीटर और आपका एरिया कितना है, एरिया है 1.7 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है और यहां पे फॉर्मूला पे पुट करिए आप, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के जगह पे रेसिस्टेंस का वैल्यू
2 मल्टीप्लाई 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई एरिया कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 बाई लेंथ कितना है 2। देखिए रेसिस्टेंस के जगह पे रेसिस्टेंस का वैल्यू रख दिए 2 इंटू 10⁻⁻2। एरिया के जगह पे हम एरिया का वैल्यू रख दिए 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ के जगह पे हम लेंथ का वैल्यू रख दिए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आ गया मैथमेटिक्स, 2 से 2 कट गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 क्या हुआ 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या हुआ 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पे हमारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू आ गया 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये रहा कॉपर का रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो जो अभी हम देखें कॉपर का रेसिस्टिविटी वो क्या था 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो 1.69 और 1.7 में क्या कुछ अंतर है, वही है, यानी कि हम कॉपर का रेसिस्टिविटी निकाल लिए। ठीक है, तो यहां पे रहा एक रेसिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल। अब हमारा रेसिस्टिविटी का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। हम रेसिस्टिविटी देख लिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी देख लिए, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए, कुछ एग्जाम्पल देख के हम समझ गए। तो रेसिस्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को। तब तक बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।